आतिक अहमद जिसके हाल ही में इनकाउंटर हुआ है, वो एक यूपी के बहुत बड़े बाहुबली थे। खुद को भगवान समझते थे। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। बट ये इकलौते नहीं हैं। पूरे यूपी में आज कुछ 500 बाहुबली होंगे जिसके हाथ में यूपी का पूरा राज्य है। लेकिन बाहुबली है कौन? 2017 में एक गैंगस्टर लगातार 5वीं बार एमएलए बनता है, जबकि पिछले 11 सालों से वो जेल में बंद था। ये एक बाहुबली है। एक बंदा जिसके कहने पर उसके गांव के 65 IAS ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, ये एक बाहुबली है। एंड मिर्जापुर सीरीज के कालीन भैया वो भी एक बाहुबली है। लेकिन ये अगर इतने ही बड़े गुंडे हैं तो अब तक पावर में कैसे है? आज यूपी के सारे टॉप बाहुबली को ले लो, ये अपने एमएलए के इलेक्शन 5-5 बार 7-7 बार जीत चुके हैं। यूपी में बेसिकली अलग ही सिस्टम चलता है जिसे बाहुबली सिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से आज यूपी के पूरे 50% एमएलए पर कोई न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। बट वेट, बिफोर जंपिंग एनी कैलकुलेशंस, आई नो आपने इस सारे गैंगस्टर के बारे में मीडिया में काफी निगेटिव इमेज देखी होगी, राइट? लेकिन आज एक बार इसका अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी सुन लो। एंड एक डिस्क्लेमर, किसी भी तरह के वायरस नहीं आने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत ही ट्विस्टेड रियलिटी आपके सामने रखेगा। हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम सिंह और आतिक अहमद के इनकाउंटर के बाद बीबीसी के एडिटर गीता पांडे ने ये ट्वीट किया, आतिक अहमद द रोबिन हुड ऑफ इंडिया। क्या यूपी के बाहुबली सही में वहाँ के रोबिन हुड है? यूपी के एक फॉर्मल बाहुबली टर्न एमएलए हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में ऑलमोस्ट हर रोज एक दरबार लगाते थे, जिसमें उनके गांव के 100 से 200 लोग डेली पुलिस स्टेशन या कोर्ट में नहीं जाने के बजाय इनके दरबार में अपनी समस्या लेकर आते थे। एंड इसका समाधान भी वहीं मिलता था। सेम होता है जौनपुर में धनंजय सिंह के राज में, जहां गांव के लोग सामने से बोल रहे हैं कि हमारे इलाके का रोड, हैंडपंप सब मिस्टर धनंजय का ही देन है। इंसाफ के लिए भी हमको इन्हीं का सहारा है, यही न्याय दिलाएंगे। ये कहना है एक औरत का जिसको एक पटीदार, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक लैंड डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर लगातार परेशान कर रहा था। एंड इनको राहत धनंजय ने ही दिलाया था। 1918 से लेकर आज 2023 तक यूपी में कुछ 50 से 100 बाहुबली होंगे, जिसका हर रोज दरबार लगता है, जहां वो अपने जनता के प्रॉब्लम सुनते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं। ये लोग बेसिकली अपने जनता को अपने ओर करने के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे देने से लेकर शादी के लिए दहेज देना, कॉलेज में एडमिशन दिलाने से लेकर मर्डर केस से छुड़वाना, ये अपने जनता को अपने साइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इनके हाथ में जनता तो है ही, एंड कॉमन सेंस है। जिसके हाथ में जनता है उसके हाथ में पॉलिटिकल क्षमता भी है। इनफैक्ट इन बाहुबली को पॉलिटिक्स में यूज करना ही एक स्ट्रेटेजी है यूपी के वोट बैंक के लिए। सो हुआ ये था कि अराउंड 1970 टू 1980 इंडिया के गवर्नर्स के लिए स्ट्रॉन्ग टसल चल रहा था। इंडिया के सारे पार्टीज अपने इन्फ्लुएंस को मैक्सिमाइज करने के लिए काफी सारे स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। उन्हीं में से एक स्ट्रेटेजी का फाइनल प्रोडक्ट था बाहुबली सिस्टम। उन दौरान यूपी के कई सारे नौजवान जिन्होंने कुछ अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी की होती थी, वह अक्सर किसी तरह पॉलिटिशियन के नजर में आ जाते थे। उन्हें बस किसी तरह से अपना मसल फैक्स दिखाना होता था, जैसे कि दिन दहाड़े मर्डर कर देना, किसी भारी क्राइम में फंसने के बावजूद बच जाना, लॉ एंड ऑर्डर के नीचे कोई इनलीगल धंधा कर लेना, एंड ऐसा ही कोई सा भी क्राइम। नाम लिए बिना बताओ तो एक क्रिमिनल चालू शराब बना के उसमें ब्रांड का लेबल लगा के बेचता था। वही दूसरा एक बंदा जो आज एक बाहुबली है, अपने कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था। एंड वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसने एक कास्ट को क्रीडर करके उस कास्ट के कम्युनिटी में अपना इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग बढ़ा दिया था कि अक्सर वो कास्ट को क्रीडर करने वाला इनका पॉलिटिक्स ग्रुप और एक दूसरे पॉलिटिक्स ग्रुप जो किसी दूसरे कास्ट को क्रीडर करता था, इन दोनों ग्रुप के बीच में राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो बेसिकली ऐसा सब काम करके ये लोग वहाँ के लोकल मिनिस्टर, एमएलए या फिर इवन कोई बड़े बाहुबली के नजर में आ जाते थे। अब क्योंकि इन गैंगस्टर के पास में इन शॉर्ट इन्फ्लुएंस था और पैसे की कोई कमी तो नहीं थी,
अब क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने इनमें एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत तो ऐसे हुई कि इन पॉलिटिशियन इनमें कमीशन के बेसिस पर काम करवाना शुरू कर दिया। छोटे मोटे काम करवाना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे मोटे प्रोजेक्ट दे देना, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट बनवाना, ये सब काम। इनलीगल काम भी, जैसे किसी का लैंड या किसी का घर इनलीगली हड़पना हो, कब्जा करना हो, मर्डर करना हो, इनफैक्ट किडनैपिंग करना हो, वगैरह वगैरह। पर हाँ, इसी दौरान यही गैंगस्टर डायरेक्ट इलेक्शन में फ्रॉड करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगे थे। 1980 में बहुत फेमस बूथ कैप्चरिंग कांड हुआ था। गढ़वाल जो आज उत्तराखंड में है, लेकिन तब यूपी का पार्ट था। इस बात को काफी ज्यादा नेशनल न्यूज ट्रैकिंग भी मिला था, क्योंकि इनमें से कई सारे गैंगस्टर ने एक साथ आकर बैलेट पेपर पे बूथ ऑफिसर से जबरदस्ती साइन करवा कर वोट को मैनिपुलेट किया था। इनफैक्ट उसी टाइम में कुछ एरियाज पे इतना ज्यादा वोट का मैनिपुलेशन हुआ था कि उस एरिया में जितने लोग नहीं रहते थे, उतनी संख्या नहीं थी, उससे ज्यादा तो वोट पड़ गए थे। सो ऐसा कुछ छोटा बड़ा क्राइम करके ऑफकोर्स इनके पास काफी सारे पैसा आने लगे, और फिर धीरे धीरे उनका बिजनेस एक्सपेंड करते करते वो फाइनली एक ऐसा पोजीशन पर आ गए कि मनी की वजह से उसका इन्फ्लुएंस उनके कास्ट के लोगों या फिर उनके एरिया के लोगों पर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। यही वो टाइम था जब वो बाहुबली पॉलिटिक्स में एंट्री किए बिना ही अपने जनता के लिए दरबार बैठाने लगे, जो हमने ऊपर डिस्क्लोज किया। यही टाइम था जब फोन कॉल एरिस्टोक्राइस स्टार्ट हुआ था। मतलब छोटा बड़ा कोई सा भी काम हो, अगर आपके पास बाहुबली का कोई पहचान है तो बस उसके एक कॉल पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अब तक यानी कि 1985 तक जहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं बाहुबली और पॉलिटिक्स का कनेक्शन पूरा का पूरा गवर्न होता था दिल्ली से। बट फिर 1985 में पहली बार एक बाहुबली नेता एक जेल में बैठकर एमएलए का इलेक्शन जीत जाता है, एंड दिस वाज मेजर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अब ये बाहुबली मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस बनने लगे। इस दौरान इनका कॉन्फिडेंस या फिर कहो सिस्टम पर इनका नॉन कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पुलिस स्टेशन में घुसकर एक मिनिस्टर की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। पहले भी मैं आपको केस बताया था कि कैसे एक बाहुबली गैंगस्टर का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका था कि उसके एक कॉल से उसके 30 ईयर के टेन्योर में 65 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर उसने खुद करवाया था। मतलब कुछ यूं समझ लो कि इस दौर तक जो बाहुबली पहले पॉलिटिशियन के मोहताज थे, अब ये पासा उल्टा हो चुका था। क्योंकि आप 1980 से लेकर अभी 2023 तक ही ले लो, चाहे जो भी पार्टी आए, ये बाहुबली सिस्टम टिका ही रहा है। बेसिकली हर सरकार को सत्ता में रहने के लिए वोट बैंक जरूरी है, और वोट बैंक के लिए उन्हें लोकल रीजनल कास्ट बेसिस लीडर का सहारा लेना ही पड़ता है। सहारा तो छोड़ो, एक अंडर स्टेटमेंट है। आपको मालूम होगा हरियाणा में एक कहावत है कि खाप के राजा मंदी के बगैर वहाँ के सीएम भी नहीं बन सकता है। खाप यानी कि खाप पंचायत, यूपी का अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम, जो अक्सर ऐसे ही बाहुबली द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बेसिकली समझ लो, पहले जो हमने डिस्कस किया था दरबार सिस्टम का, उसी का ये बहुत बड़ा वर्जन है। खाप वर्ड मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज है, खाप से इंस्पायर है, जिसका मीनिंग होता है क्लैन स्पेसिफिक एरिया। खाप मेनली अपर एंड मिडिल कास्ट लैंड ऑनर इन्फ्लुएंस पीपुल या फिर इवन बाहुबली का ग्रुप होता है। इसका अपना पर्टिकुलर कास्ट या फिर एरिया पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कि ये स्टेट जुडिशियल के पैरेलल एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह फंक्शन करता है। ये मेजरली लोकल डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व करते हैं, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके अगेंस्ट जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान और हरियाणा को मिलाकर टोटल ऐसे कुछ 30 खाप पंचायत एग्जिस्ट करता है। सो टू समिट अप, पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट और ये गैंगस्टर के बीच में सालों से बहुत ही वेल थॉट थ्रू म्यूचुअली बेनिफिशियल को डिपेंडेंट सिस्टमैटिक रिलेशनशिप रहा है। बस 2 मिनट दो, सब समझ जाओगे। यूपी के हर एक बाहुबली को जो पैसा इन्फ्लुएंस मिलता है वो उनकी जनता से मिलता है, ये हमने समझा। लेकिन आज यूपी में कुल मिलाकर 40+ कास्ट बेसिस ग्रुप एक्टिव है। इनमें कईयों के लीडर्स यही बाहुबली है। रीजन कास्ट पॉलिटिक्स, यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स इस हद तक है कि वहाँ के वेल फेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर ही दिया जाता है, जैसे कि खेतों के लिए पानी, हैंड पंप, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट
ऑफर्स, जैसे कि जब सूखा पड़ती है तो किसानों के लिए जो राहत ऑफर मिलती है गवर्नमेंट से, ये सब ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट सब कुछ कास्ट के बेसिस पर ही होता है। एंड ये काम करवाने के लिए मेजर कोलैबोरेशन होता है वहाँ के बाहुबली, जो कमेटी के एजेंडा को लखनऊ पहुँचाने में मदद करता है और मेक श्योर करता है कि उनकी बात मानी जाए। तो शॉर्ट में कहूँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, SC, ST, OBC ये सारे कास्ट के अपने अपने बाहुबली होंगे जो उन्हीं के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। एंड इसीलिए उस पूरे कम्युनिटी का वोट बैंक आ जाएगा उस बाहुबली के हाथ में। सो पॉलिटिशियन भी उनका इस्तेमाल करेगा अपने वोट बैंक के लिए। एंड इसीलिए कास्ट पॉलिटिक्स एक मेजर रीजन है यूपी में बढ़ते गैंगस्टर का। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है इनके राइज का। यूपी को इंडिया का सबसे पॉलिटिकल पावरफुल स्टेट कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ टोटल 80 MP सीट्स है। एंड एक और बहुत ही फेमस कहावत है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इसके स्टैक सुनो, इंडिया के 14 में से 8 MP यूपी से सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंचते थे। नेहरू परिवार के 5 जनरेशन पॉलिटिक्स सिलेक्शन यूपी था। 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी भी यूपी के 71 सीट जीतकर ही दिल्ली में गवर्नमेंट बना पाई थी। एंड फाइनली अगर कांग्रेस का कैरियर ग्राफ देखा जाए तो ये है, जैसे जैसे कांग्रेस यूपी में पीछे होती गई, दिल्ली में उनका चांसेस कम से कम होती गई। यूपी इज डेट इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल पॉलिटिक्स और इसीलिए ये बाहुबली और पॉलिटिक्स के बीच नेवर एंडिंग दोस्ती रही है। और रही बात रॉबिनहुड की, तो बात एकदम सिंपल है। यूपी के ये बाहुबली अपने जनता की मदद जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर डिपेंड रखकर। मतलब आप ही सोचो, एक कॉल पर काम करवा देना, थोड़े पैसे दे देना, क्या इसे सिस्टमाइज नहीं किया जा सकता है? लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ये सिस्टम बैठ गया तो फिर बाहुबली की जरूरत क्या रह जाएगी। आफ्टर ऑल एक्सपर्ट के हिसाब से अगर कोई बाहुबली और एक क्लीन इमेज कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हो तो बाहुबली के जीतने का चांसेस 3 टाइम हायर होते हैं। सो आपको इसके बारे में क्या विचार है? क्या जेन्युइनली बाहुबली यूपी के रॉबिनहुड के समान है? आप नीचे कमेंट में मुझे बताना। एंड क्या अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? आपकी जो भी ओपिनियन है आप नीचे कमेंट में मुझे बताना। और ऐसे ही बिहार में एक बाहुबली गवर्नमेंट है, अगर बिहार के लोग उससे कुछ सवाल करती है तो ये गवर्नमेंट उसे जेल में डाल देती है। और कैसे बिहार के लोग एक करप्ट को अपना डिप्टी CM बनाकर रखा है। ये डिप्टी CM पूरे 600 करोड़ का घोटाला करके बैठा है। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करो। और आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना है। और द फैक्ट 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि और भी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज गाइज, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।